हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आप भी अपने क्लाउड में एक भारी छलांग लगाना चाहते हैं? क्या आप भी सोशल मीडिया पे हर महीने 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं? क्या आप भी इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी टीवी शो जीतना चाहते हैं? तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और सब्सक्राइब बटन को तोड़ देना और बेल आइकन दबा लेना और मेरे बताए ये 4 टिप्स फॉलो कर लेना। टिप नंबर 1, हर इंसान की इज्जत करें। अरे लोखंड वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन। I don't fuck with broke bitches. माऊ मैं आंटी है तू। और स्पेशली सबकी मम्मियों का ध्यान रखें और हमेशा अपने साथ काम करने वालों को इज्जत दें। MC Stan Altaf has threatened me. उसने मेरे को मारने की धमकी डाली है, गायब करने की धमकी दी है, मेरे को मारा भी है। और कभी भी अपने फॉलोअर्स को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करें। बाहर निकल तेरी, मेरे फैंस लोग देख रहे हैं लोग। तो बिग बॉस 16 के विनर के अनाउंसमेंट के बाद से काफी सारे लोग शॉक्ड हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक बस्ती से आने वाला लड़का और एक वुमेनाइजर देश के सबसे बड़े रियलिटी शो का विनर बन जाएगा। तो MC स्टैन के सबसे पहले वायरल सॉन्ग्स में से था समझ मेरी बात, जिसमें उन्होंने डिवाइन और एमी वे दोनों को डिस किया था और वो सॉन्ग काफी कंट्रोवर्सीज में भी रहा था, जिसकी वजह से MC स्टैन को काफी एक्सपोजर मिला था। और फिर क्या, फिर MC स्टैन सॉन्ग ड्रॉप करते गए और उनके साथ उनकी पब्लिक जुड़ती चली गई। लेकिन क्या इतना ही आसान है किसी चीज से बच के निकल लेना? क्योंकि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अटैक करोगे तो शायद तुम जेल के अंदर होंगे, बिग बॉस के घर के अंदर नहीं। और वहीं तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने दोस्त को स्टैब करा दोगे तो तुम जेल के अंदर रहोगे, किसी रियलिटी टीवी शो में नहीं। तो अब ये कहानी है 12 अक्टूबर 2020 की, जब MC स्टैन के सबसे क्लोज फ्रेंड्स सनी और आकाश के ऊपर एक FIR फाइल होती है। सनी और आकाश ने अपने ही दोस्त का एक मर्डर प्लान किया था जिसका नाम था प्रशांत, और अपने प्लान के चलते उन्होंने प्रशांत को स्टैब कर दिया। और उस पर यह जानलेवा हमला करने का रीजन था कि प्रशांत उनकी ऑनलाइन फिरकी ले रहा था। और इसी इंसिडेंट के बाद सनी और आकाश के ऊपर मुंबई वकोला पुलिस स्टेशन में FIR फाइल हुई। उनके ऊपर सेक्शन 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगे। और ये एक बहुत ही ब्रूटल अटैक था। विक्टिम के हाथ और पेट पे इसके काफी गहरे कट्स भी थे। और इसके बारे में MC स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी पोस्ट की थी जिसमें कि तुम देख सकते हो कि प्रशांत कैसे इंजर्ड बैठा हुआ है। और इस स्टोरी के नीचे लिखा था भाव नहीं घाव मिलेगा। तो MC स्टैन को इस इंसिडेंट पे रिग्रेट होने की बजाय नाज है। तो इसके बाद आकाश और सनी को जेल भेज दिया गया और MC स्टैन ने इस चीज को ब्रैग करते हुए अपने रैप में भी मेंशन किया है। थोड़े दिन रुक, मेरा शूटर आ रहा छूट के। और MC स्टैन की एक्स कजाशी, जिससे ब्रेकअप होने के बाद MC स्टैन ने अपने फैन से उनको काफी हेट पड़वाई थी। और MC स्टैन के ही दोस्तों ने उसकी एक्स को अटैक भी किया था। उन लोग मेरे को फॉलो किए, या आकाश करके एक है वो, एंड वर्धमान, और 2-3 थे। मेरे को अकेले मारने के लिए इतने सारे लोग लाए। अभी कैसे गैंगस्टर है इन लोग। और कमाल की बात यह है कि वर्धमान आज MC स्टैन को मैनेज करता है। इस इंसिडेंट के बाद भी इन तीनों के ऊपर एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें सनी और आकाश के साथ वर्धमान का भी नाम था। तो अब MC स्टैन और उसके होमीज गैंगस्टर बन के किसी को भी अटैक कर देते हैं या किसी को भी हैरेस करने लगते हैं, वो भी जब भी उनका मन करे। जिसका एक प्राइम एग्जांपल ये भी है। तो MC स्टैन ने अपने वीडियो शूट के लिए एक क्रू को हायर किया, जिसमें से एक क्रू मेंबर का चैनल तुम्हें YouTube पे माइकी टीवी के नाम से भी मिल जाएगा। तो अब खुशी खुशी इस वीडियो का शूट खत्म हो जाता है और शूट खत्म होने के बाद MC स्टैन को इस वीडियो का आउटपुट पसंद नहीं आता। और वीडियो का आउटपुट ना पसंद आने का एक रीजन ये था कि उस गाने के शूट में MC स्टैन के साथ में जो फीमेल एक्ट्रेस लीड में थी वो कुछ सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं थी। तो अब MC स्टैन और उसकी टीम ने इस क्रू को अपने स्टूडियो में बुलाया और उनके साथ मिसबिहेव करने लगे। आकाश स्लैप्ड मी ट्वाइस। इन लोग मेरे आंख पे सब लोग चढ़े, मैं कुछ नहीं कर पाया। उनके साथ मारपिटाई की, उनके लैपटॉप्स और फोन छीन लिए, उन्हें अब्यूज किया और उन्हें पे करने के बजाय उल्टा उन्हीं से वीडियो का खर्चा मांगने लगे। बात कर रहे, स्टैंड पीछे से गाली दे रहे, चिल्ला रहे हो। 5 जन खड़े जो मेरे को फोड़ डालेंगे, मार डालेंगे। इन्होंने पहले लड़की के साथ किया है बाहर रास्ते पे, मैं तो इन लोग के घर पे हूँ। मतलब मेरे साथ क्या क्या हो सकता है करेगा। तेरी माँ को गायब करेगा। तेरे को मालूम नहीं क्या सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर लोग हैं उन लोग भी अपने हैं। और भी बहुत सारे एविडेंस और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें माइकी टीवी के चैनल पे मिल जाएगा। गाड़ी भी नहीं लोगे, अभी रिक्शा में घूम के एंडिंग तक। जहां एक तरफ आप खुद को इतना सेंसिटिव दिखाते हो, क्या इतना ही इजी है अपनी पर्सनैलिटी को स्विच कर लेना? ह्यूमन एरर एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। इवन मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर में खुद काफी सारे एरर्स किए होंगे और शायद आपने भी किए हों, लेकिन इस तरह से किसी को अब्यूज और बुली करना किसी भी सिनेरियो में जस्टिफाइड नहीं है। और इतना सब होने के बावजूद भी लोग अपनी आंखों पे पट्टी पहने हुए हैं। और ये एविडेंसेस हमें कहीं डार्क वेब से छांट के नहीं लाने पड़े, ये इंटरनेट पे बहुत इजीली सामने सामने अवेलेबल है। और यही सेम टॉक्सिसिटी इसके गानों में, वीडियोस में और इंस्टाग्राम लाइव में भी रिफ्लेक्ट होती है। गाने में लड़कियों को आर वर्ड बोलना और अब्यूज करना MC स्टैन के लिए एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। आज भी वो लेकिन
अब इस गाने पे 17 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। अब अगर 1% लोग भी MC स्टैन की इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लग जाएं तो वो नंबर होता है 17,000। तो अब अगर ये 17,000 लोग इन फ्यूचर कभी रिलेशन में आएंगे तो इनको अपनी गर्लफ्रेंड को गाली देना और हरेस करना गलत नहीं लगेगा। एज एन एडल्ट हम बहुत ही सेंसिटिव रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं और ऐसे गाने सुन के लोग गलत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं विच कैन इवेंचुअली रूइन योर रिलेशनशिप्स, और फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी तुम्हारा फेवरेट रैपर और क्रिएटर नहीं लेगा। तो अब असली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो बच्चे MC स्टैन को एडमायर करते हैं और उसके सॉन्ग्स को फॉलो करते हैं उनको ये सब टॉक्सिक नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने इस बबल के बाहर ज्यादा कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो जो कुछ भी MC स्टैन अपने गानों में बोल देगा और अपनी लाइव वीडियोस में कह देगा उनके लिए वही सच है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी तो ऐसे गाने बनते हैं कि जिसमें नशे, गन्स और पार्टीज को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप MC स्टैन को ही टारगेट क्यों कर रहे हो? तो अब अगर हम इन गानों का इन्फ्लुएंस पंजाब के ऊपर देखें तो ऐसे म्यूजिक के यंगर जनरेशन में फेमस होने के बाद पंजाब में गन कल्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो पंजाब एग्रीकल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता था, आज वहाँ की यंगर जनरेशन के बीच ड्रग प्रॉब्लम्स काफी सीरियस हो गई हैं। और बिग बॉस जीतने के बाद जब MC स्टैन की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई है, अब जब भी वो अपने गानों में अपने इन टॉक्सिक बिलीव्स को ग्लोरीफाई करेगा तो अब तो किसी भी लड़की को ये वर्ड्स बोलना और हैरेस करना काफी नॉर्मल हो जाएगा। और फिर इन सब पॉइंट्स को डिफेंड करने के लिए ये बोलते हैं ये अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है, हिप हॉप इधर ऐसे ही चलता है। पर एज अ आर्टिस्ट तुम्हारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और शायद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइन ज्यादा अच्छे से समझते हैं। डिवाइन जो कि एक बहुत ही सिमिलर बैकग्राउंड और स्टोरी शेयर करते हैं, उन्होंने खुद को एज एन आर्टिस्ट MC स्टैन से काफी ज्यादा अच्छा प्रेजेंट किया है। बेसिकली डिवाइन का इन्फ्लुएंस पब्लिक पे ये रहा है कि तुम कैसे बस्ती से निकल के लाइफ में कितना कुछ बेटर कर सकते हो। और आपने ये भी देखा होगा कि डिवाइन अपनी गर्लफ्रेंड सवीना को अपने गानों में कितने अप्रोप्रिएट तरीके से और कितना रिस्पेक्टफुली मेंशन करते हैं। सो एज एन आर्टिस्ट तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारी ऑडियंस कहीं पे भी जाके केओस ना क्रिएट करे और वो तुम्हारी लाइफ एक्शन से इन्फ्लुएंस होके कोई भी गलत स्टेप ना ले। और बिग बॉस में भी किसी कंटेस्टेंट की बहस अगर MC स्टैन से हो गई तो अगले ही दिन उस कंटेस्टेंट के सोशल मीडिया हैंडल का कमेंट सेक्शन गालियों से भर जाया करता था। वहाँ पे गालियां, डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स की मार्केट लग जाया करती थी। और अगर तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो हमारी वीडियो का एक कमेंट सेक्शन चेक कर लेना। अब तक तो MC स्टैन भाई की आर्मी एक्टिवेट हो गई होगी। सपोज अगर 10 फरवरी को किसी कंटेस्टेंट की लड़ाई MC स्टैन से हो गई तो 11 तारीख को उसका कमेंट सेक्शन ऑटोमेटिकली गालियों से और रेप थ्रेट से भर जाया करता था। और जब अर्चना और MC स्टैन के बीच में बीफ हुआ जिसमें MC स्टैन ने उनको शेवड़ी बुलाया, वाह यार MC भाई इज सो सैवेज, उसके बाद भी अर्चना के कमेंट सेक्शन में अनलिमिटेड रेप थ्रेट्स आए थे। और ये चीज किसी की भी मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। और बिग बॉस 16 का सबसे वायरल मोमेंट MC स्टैन और शालीन की फाइट, जिसमें MC स्टैन ने उन्हें बोला था कि मेरी पब्लिक तेरे को बाहर देख लेगी और बाहर मिल, बाहर से उठा लूंगा। इस फाइट के बाद MC स्टैन के फैंस शालीन के घर के बाहर पहुंच गए और उनको डेथ थ्रेट्स देने लगे, जिसकी वजह से शालीन के पेरेंट्स को एक लेटर लिखना पड़ा कि उनके लड़के की जान खतरे में है। तो अभी किसी के लिए भी कितना ज्यादा फियरफुल मोमेंट होगा कि 50-100 लोग तुम्हारे घर के बाहर बाइक्स पे घूम रहे हैं और वो तुम्हारे बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो अगर आपका फेवरेट सेलिब्रिटी किसी को भी डेथ थ्रेट दे तो क्या तुम उसे सपोर्ट करोगे? नो, अनलेस यू आर MC स्टैन फैन। एक तरफ तो तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम हिप हॉप के थ्रू अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरे को मत सिखा मॉरल्स, एथिक्स, कल्चर, ये सब जो है ना प्रिंसिपल्स, मेरे को मत सिखाओ भाई लोग। और दूसरी तरफ तुम्हारे गानों के लिरिक्स में आते हैं लड़कियों को R वर्ड बोलना, तो ये आखिर यहाँ पे कौन सा कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है? ये तो हमारा कल्चर नहीं है। पैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं ब्रो, पेपर से। एक तरफ दिवाली पे घराई लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसी लक्ष्मी को हम सिर्फ कागज का टुकड़ा और नोट बोल रहे हैं। ये भी हमारे कल्चर में नहीं है। और ये गैंगस्टर शेट और अपने इधर तो ऐसे ही चलता है से भी अपना कल्चर रिप्रेजेंट नहीं होता। आई थिंक इससे कोई और कल्चर जरूर रिप्रेजेंट हो रहा है। पहले तो खुद को ओरिजिनल बोल दो और फिर वेस्टर्न कल्चर के फुटप्रिंट्स फॉलो कर लो, और फिर अगर तुम्हें कोई पकड़ ले तो फिर उसको बोल दो कि ये इधर ऐसे ही चलता है, मालूम है ना, मेरे को मत सिखा, मैं सब पढ़ के आया हूँ इधर। तो अब आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी इन्फ्लुएंसर MC स्टैन के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल दे तो उसको कमेंट सेक्शन में भर भर के हेट आने लगती है, क्योंकि इनकी PR टीम ने और इनके फैंस ने मिलकर इंटरनेट पे ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसका यूज ये दूसरे लोगों की वीडियो पे रेड मारने के लिए करते हैं। ऐसे वीडियोस के लिंक इन ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए जाते हैं
और फिर MC स्टैन आर्मी अपने काम पे लग जाती है और इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इनके अगेंस्ट इंटरनेट पे कोई भी ना बोले। अब भले ही हनी सिंह और बादशाह जैसे आर्टिस्ट ने भी पास्ट में कितने ही मिस्टेक किए हों, लेकिन उन लोगों ने कभी भी पब्लिक में अपनी इन मिस्टेक्स को ब्रैग नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी अपनी ऑडियंस का मिसयूज किया किसी को रेड डलवाने के लिए और किसी पे मास अटैक कराने के लिए। तो सिर्फ कुछ मिलियन व्यूज लाने से, महंगी ज्वेलरी पहनने से और वाइड फैन बेस होने की वजह से तुम इन सीरियस एलिगेशंस और अपने इस टॉक्सिक बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास एक डायहार्ड फैन बेस है तो तुम्हें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने का टिकट नहीं मिल जाता। उल्टा तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपने फैंस को एजुकेट और इन्फ्लुएंस करो कि वो मेरे आर्ट और मेरे लाइफ इंसिडेंट की वजह से ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होने लगे। लेकिन अगर वो यहाँ पे ऐसा करेंगे तो उनका प्रमोशन कैसे होगा और अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इफेक्ट उनकी मार्केटिंग के ऊपर पड़ेगा। और तुम अपने आर्ट के नाम पे कुछ भी ऐसा वैसा ग्लोरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा, दिस इज रियल लाइफ। लेकिन MC स्टैन को लगता है कि ऐसी कंट्रोवर्सीज करने से और लोगों पे हेट डलवाने से उनकी एक डोमिनेंट इमेज बनी रहेगी। और अगर इसी लॉजिक से बाकी के सिंगर्स, रैपर्स और क्रिएटर्स भी चल पड़े तो पूरे इंटरनेट पे केओस क्रिएट हो जाएगा। सब अपनी पब्लिक को बोलेंगे जाओ इस शेमड़े को गाली दो, ये जाके इसके कमेंट सेक्शन में बताओ कि इधर तो ऐसे ही चलता है। और एज ए इन्फ्लुएंसर मैं भी कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स किसी को भी मास टारगेट करें, क्योंकि इन सब चीजों के बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला इस वक्त किस मेंटल स्टेट में है और तुम्हारे हेट देने की वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है एंड इट कैन रूइन देयर पर्सनल रिलेशनशिप एंड पर्सनल लाइफ। और तुम्हारी इस हरकत की वजह से लोग क्रिएट करते हुए भी हेजिटेट करने लगेंगे। और पास्ट में तरह तरह के एलिगेशंस काफी सारे आर्टिस्ट पे होते हैं, लेकिन जहां बाकी आर्टिस्ट इन एलिगेशंस को नॉर्मल पब्लिक और फैन से छिपाते हैं, वहीं पे MC स्टैन अपने क्लाउड को बूस्ट करने के लिए इन एलिगेशंस को पब्लिक के बीच में ब्रैग करते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक में एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है और इनकी पब्लिक को लगता है कि ये सब करना एकदम अप्रोप्रिएट है, जिसकी वजह से इनके फैंस अपने सेल्फ प्रोक्लेम गॉड के बारे में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी नहीं झेल पाते और वो कमेंट सेक्शन में माँ बहन की गाली होलसेल के रेट में बेचने लग जाते हैं। तो यार अल्टीमेटली MC स्टैन, कांग्रेचुलेशन ऑन विनिंग बिग बॉस सीजन 16। मैंने इतने अच्छे से किसी की PR टीम को काम करते हुए नहीं देखा कि बिग बॉस सीजन शुरू होने के 3 हफ्ते पहले से अपना एक मीम वायरल करा दो और पूरे टाइम बिग बॉस के घर में अपनी इमेज व्हाइट वॉश कर लो और विनर बन के बाहर निकलो और इस देश के सबसे अच्छे और सज्जन व्यक्ति बन जाओ। और जो लोग बोल रहे हैं कि MC स्टैन को तो खुद बिग बॉस ने बुलाया, अगर इतना सब कुछ खराब होता तो बिग बॉस उसे बुलाते ही क्यों? तो बिग बॉस ने तो ऐसे लोगों को भी बुलाया जिनके ऊपर 9 मीटू के केसेस पेंडिंग है। और गेस करो शो में MC स्टैन का बेस्ट फ्रेंड कौन बना था? जौहरी को हीरे की परख हो ही जाती है। एंड बाय द वे कांग्रेचुलेशंस प्रियंका, यू हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ विनर एंड इवन सलमान भाई वुड एग्री। बट आई विल टेल यू कि आपके पास क्या नहीं था और आप कहां लैग कर गए थे। आपके पास एक मैनेजर नहीं था जो आपके लिए मर्ड। तो अगर मैं सबको बिग बॉस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो एज अ प्रोडक्शन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। शो का टारगेट है TRP जनरेट करना, जो MC स्टैन ने उनको करके दे दी। लेकिन अगर हम एज अ व्यूअर इग्नोरेंट हो जाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजों का कोई मतलब ही नहीं बचेगा और आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन पे नहीं, तुम्हारे पास वाले पुलिस स्टेशन में ज्यादा दिखने लगेंगे। और भाई आकाश और सन्नी आते ही होंगे, तो मैं चलता हूँ यार, मेरे अंडरग्राउंड होने का टाइम हो गया है भाई। क्या रे शेमडे, क्या बोले ला स्टैन के बारे में? लौड़े, देखो कल्चर के बारे में मालूम क्या हिप हॉप के? मेरे को कल्चर के बारे में मत सिखाओ, रूट्स और वैल्यूज के बारे में मेरे को मत सिखाओ।